नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं। विदिशा में सरकारी स्कूल में मजार नुमा ढांचा बनाने की आरोपी प्राचार्य शाइना फिरदौस को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले प्राचार्य का तबादला कर दिया गया था, लेकिन अब सस्पेंड कर दी गई। प्राचार्य पर स्कूल परिसर में मजार नुमा चबूतरा बनाने का आरोप है। खबर सामने आने पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने सारे स्कूल की जांच की तो पाया कि प्राचार्य शाइना फिरदौस स्कूल में मजार नुमा पक्का चबूतरा बना रखी थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने प्राचार्य को बचाने के पूरे प्रयास किए। आयोग अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों और स्टाफ से चर्चा की तो पता चला कि यहाँ राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत की जगह ए मालिक तेरे बंदे हम गवाया जाता है। आयोग अध्यक्ष ने जब बच्चों से चर्चा की तो पता चला कि प्राचार्य ने नमाज पढ़ने के लिए स्कूल में ही अलग से कमरा बना रखा था और उसमें मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने की सुविधा दी जाती थी। प्राचार्य शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पर मुस्लिम छात्रों की छुट्टी कर दिया करती थी। ये सभी बातें बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक ने बताई। वहाँ की जो पूर्व प्राचार्य थी वो अपने साथी मुस्लिम टीचर्स के नमाज पढ़ने के लिए कक्ष को आरक्षित भी करके बैठी थी। ये मजार का निर्माण फरवरी मार्च में चोरी चुपके करवाया गया था। इसके अलावा हमें दो अन्य स्कूल ऐसे मिले जहां मजार रूपी संरचनाएं स्कूलों के भीतर बनाई गई हैं। वहां पे ये भी पता चला कि शुक्रवार के दिन मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ तक कि मुस्लिम विद्यार्थी लड़कियां जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए स्कूल में कक्ष की मांग कर रही हैं। ये सब चीजें एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा हर जतन कर रही है और इसी कड़ी में धमतरी के गंगरेल डैम में रिजॉर्ट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप, संभागीय प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक धमतरी के गंगरेल डैम रिजॉर्ट में हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक मिशन 2023 और 24 के तहत हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास, शराबबंदी, धर्मांतरण, आदिवासी आरक्षण, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। हमने 3 कार्यक्रम किए थे और 3 कार्यक्रम से कांग्रेस भयभीत हो गई। तो कांग्रेस की सरकार जाना तय है, तो ऐसे समय में उनकी घबराहट जो है वाजिब है। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रदेश सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर किस किस स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएं। बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो चाहे ओपन में करे चाहे बंद कमरे में करे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, मुझे पता है। कुल मिलाकर बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विचार विमर्श कर अपनी आगे की रणनीति बना रही है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति जमीन पर कितनी कारगर रहती है। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से बस्तर पर फोकस करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष 12 विधानसभा में दौरा करेंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी मिशन बस्तर की रणनीति तैयार कर रही है। बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभाओं में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम 9 अक्टूबर से 4 दिवसीय दौरा करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर, 10 अक्टूबर को कोंडागांव, नारायणपुर और केशकाल, 11 अक्टूबर को चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बीजापुर, 12 अक्टूबर को जगदलपुर, बस्तर और सुकमा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता को जीत का महामंत्र देंगे। कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय पीएल पुनिया साहब का 9 तारीख को आगमन हो रहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के साथ बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभाओं का वो धुआंधार दौरा करेंगे। पुनिया और मरकाम के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसते हुए 2023 में सरकार बनाने का दावा किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब चाहे कितना दौरा कर ले, पुनिया जी, राहुल जी, कोई आ जाए, अब कांग्रेस का अंत निश्चित है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मरकाम 4 जिलों की कांग्रेस की हारी हुई सीटों का भी दौरा किए थे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बस्तर और कांकेर जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे रायपुर से जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सिरसासार भवन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। साथ ही जननायक झाड़ा सिराहा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विभिन्न समाजों को भूमि आवंटन करेंगे। मुख्यमंत्री सी मार्ट का अवलोकन करने के बाद लाल बाग पीटीएस में बस्तर फाइटर्स के नवनियुक्त आरक्षकों से भेंट करेंगे। सीएम धुरा गांव में इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन करेंगे।
कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए गए ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया। उदित राज अपनी टिप्पणी के कारण विपक्ष के निशाने पर तो हैं, उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के नेता भी नाराज है। कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने उदित राज को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का राष्ट्रपति के बारे में दिया गया बयान असंवैधानिक और अशोभनीय है, उन्हें प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने उदित राज से लिखित माफी मंगवाने की बात कही। वहीं सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस नेता इटली का नमक खाते हैं। आदिवासी महिला का सर्वोच्च पद पर बैठना कांग्रेस पचा नहीं पा रही। ग्वालियर चंबल संभाग राजनीतिक लिहाज से सूबे में बहुत मायने रखता है, लेकिन अब इस संभाग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि 2023 और 24 को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाकर कूनों में चीतों की सौगात दिलवाई। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृहनगर में 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के हाथों एयरपोर्ट का शिलान्यास करना चाहते हैं, जो सिंधिया की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। हालांकि सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से शिलान्यास कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी ग्वालियर चंबल अंचल के सिंधिया गुट के सभी मंत्री और नेताओं को दी गई। कार्यक्रम से पहले मंत्री तुलसी सिलावट ने मेला ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। 16 तारीख को एक बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है। उसमें देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और वो कार्यक्रम ग्वालियर के इतिहास में ऐतिहासिक होगा। आने वाले चुनाव को देख के कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनको विजयश्री मिले, इसीलिए ये सब कार्यक्रम दिखावे के लिए हो रहे हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर से, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, बड़ा मंत्रालय। ऐसे ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों मंत्रियों का फायदा मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर अंचल को भी मिल रहा है। ग्वालियर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इस आयोजन में महर्षि वाल्मीकि के इतिहास को याद किया गया, साथ ही वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के करीब 1600 अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन समस्या निवारण शिविर में जनता की समस्या सुनी। महर्षि वाल्मीकि जी केवल वाल्मीकि समाज के गुरु नहीं, भारत के गुरु नहीं, लेकिन विश्व के गुरु। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो 5 सीख हमें जीवन में दिए, 7 वक्तव्य जिसके आधार पर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। मैंने मंच से उस अंतिम पंक्ति के समाज के व्यक्तियों को प्रणाम किया है, दिल से प्रणाम किया है। निश्चित रूप से एक सामाजिक समरसता और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में। मंत्री उषा ठाकुर महू शहर में दशहरा पर्व पर निकाले गए अखाड़ों का स्वागत करने पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन मदरसों के पास मान्यता नहीं है उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर देश भर में पीएफआई के लोगों पर की जा रही कार्रवाई पर कहा कि पीएफआई से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनको मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे अवैध मदरसे बंद हों, ये मुहिम पूरे देश में चल रही है। सागर जिले में शुक्रवार से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही। पहले दिन श्योपुर के युवक भर्ती रैली में शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर के युवकों की परीक्षा 8 अक्टूबर को है। रात 10 बजे तक अभ्यर्थियों की भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करना है, लिहाजा अभ्यर्थियों की रवानगी शुरू हो चुकी है। इस रैली में ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी संख्या में युवा पहुंचने वाले। युवा ट्रेनों और स्टेशन पर उपद्रव या तोड़फोड़ न करे, उसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने अलर्ट जारी किया है। जवान तैनात कर दिए गए हैं जो स्टेशन और ट्रेनों पर नजर रख रहे हैं। सेना भर्ती रैली में 14 जिलों के 73,000 युवाओं के पहुंचने की संभावना है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर युवाओं से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में अग्निवीर परीक्षा 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने जा रही है। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग से लगभग 25,000 से ज्यादा युवा हैं, वो यहाँ पर से जाने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो अग्निवीर परीक्षा के लिए जो युवा हैं वो आए हुए हैं और सागर जा रहे हैं। लेकिन काफी सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों को लेकर किस तरह से तैयारी है, जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं? सर काफी उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीदें निकालने की। देखते हैं क्या होता है वहाँ। कब से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? लक्ष्य ये लेके आना है, जीत के आना है। अच्छा। हाँ। कब से तैयारी कर रहे थे? 6-7 महीने से। क्या कहेंगे तैयारी को लेकर, किस तरह से? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, सब फिजिकल निकाल के आएंगे भैया। क्या तैयारी है भैया? बढ़िया तैयारी जबरदस्त। तो इस बार अग्निवीर बनोगे? बनने की तो पूरी कोशिश है, फिर देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। वैसे 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, भर्ती नहीं आई है, शिवरी देखा था, फिजिकल नहीं मारा। तो इस बार उम्मीद है? उम्मीद तो फुल है, लेकिन पहले कहा जा रहा था अग्निवीर को लेकर जो सस्पेंस था कि इस तरह से होगा, उसको लेकर अभी क्या संचय है आपको? नहीं, वैसे बढ़िया है, सभी को मौका मिल जाएगा 4 साल का, ऐसा ही होना चाहिए। पूर्व में घटनाएं हुई हैं तो उसको लेकर भी पुलिस और प्रशासन सचेत है। ग्वालियर जिले में जीआरपी और आरपीएफ की लगभग 150 से ज्यादा जवान है वो तैनात किए गए हैं, किसी भी तरह का न्यूज चैलेंज है वो क्रिएट ना हो सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बिलासपुर में कल दशहरा उत्सव के दौरान 2 हत्याएं हुई। पहली हत्या कतियापारे में हुई, जहां एक अधेड़ का कुछ युवकों का लाउड स्पीकर बजाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद युवकों ने लाठी डंडा और रॉड से आदमी और महिलाओं को पीटा। हमले में अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित महिलाओं ने थाने का घेराव किया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी रवि यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी वारदात लोयला स्कूल रोड के पास हुई, जहां रोड में युवक की लाश पड़ी मिली। मृत युवक दुर्गा पंडाल गया था। मृतक के गले और सिर में चोट के निशान है, जिससे गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। घर के आईने तो मैं ऐसे दुआरे में अपन खड़ा होकर जाकर तो पथरा मारी रात्रि में कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक पक्ष के बाद दूसरे जो पक्ष है, इसमें एक व्यक्ति को जो रात को मारा गया था, उसकी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इंदौर में रेस्टोरेंट संचालक का अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला भंवरकुआ थाना इलाके का है, जहां मुरैना निवासी आकाश शर्मा और अक्षय जादौन रिंग रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। बुधवार की शाम दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर आए और उन्हें रोककर किसी लड़की से छेड़छाड़ की बात करने लगे। इस दौरान कार से आए 7-8 लोगों ने अक्षय को जबरन अपनी कार में बिठा लिया और 25 लाख की फिरौती मांगी। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने अक्षय को जान से मारने की धमकी दी और उसे अगवा कर ले गए। आकाश ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर एक फ्लैट में दबिश दी और मौके से करीब 10 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने अक्षय को भी आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। 25 लाख रुपए की फिरौती से मांगी गई थी। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारा साक्ष्य जुटाया। 10 आरोपी अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक देशी कट्टा चाकू भी बरामद हुआ है और कई सारे अपराधियों के इसमें रिकॉर्ड्स हैं और बाकी के रिकॉर्ड तलाश किए जा रहे हैं। सब पे विधिवत कार्रवाई 364 के तहत की जा रही है। विदिशा के तहसील के सिरोंज में एक ट्यूशन टीचर पर 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी टीचर शाहरुख को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बच्ची ने रोते हुए अपने परिजन से टीचर की करतूत बताई तो परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम बनाकर उसकी खोजबीन शुरू की गई। आरोपी घर पर नहीं मिला, लेकिन खेत में पुलिस ने उसे धर दबोचा। 8 वर्षीय बच्ची गांव के ही शाहरुख खान के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो शाहरुख खान ने उस छोटी नाबालिग 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, गंदा काम किया, जिस पर से थाना पथरे पर अपराध 376 धारा का पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। बढ़ते आगे भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर बीएसपी में हादसा हुआ, जिसमें फाउंड्री शॉप में क्रेन वॉक वे की प्लेट टूटने से एक श्रमिक ऊंचाई से गिर गया।
श्रमिक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस घटना के बाद श्रमिक संगठनों में खासा आक्रोश है। बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ उस क्रेन वॉक की वे की प्लेट काफी जर्जर थी, जिसका श्रमिक संगठन ने बीएसपी प्रबंधन से कई बार अवगत भी कराया। बावजूद इसके प्रबंधन ने क्रेन की मरम्मत नहीं कराई। भोपाल में नगर निगम वाटर ऑडिट कराने जा रहा है। इसमें गंदे पानी और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के एक एक पहलू की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। निगम के अधिकारियों ने कहा कि पानी पर सबका अधिकार है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। बता दें कि गंदे पानी की ओ या नियमित पानी सप्लाई की दोषी कंपनी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर में 4 प्रोजेक्ट के तहत पानी सप्लाई किया जाता है, जिसमें नर्मदा, बड़ा तालाब, केरवा और कोलार पाइपलाइन प्रोजेक्ट का नाम शामिल है। ऑडिट की रिपोर्ट 1 महीने बाद सबमिट की जाएगी। देखिए, भोपाल की जनता को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना नगर निगम की जवाबदारी है। उसके लिए नगर निगम और नगर निगम का प्रशासन और हम सब लोग संकल्पित हैं। कहीं कोई अगर कंपनी इसमें कोताही बरतेगी तो इस प्रकार की कंपनी पे सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि स्वच्छ पानी से कोई समझौता नहीं हो सकता है। स्वामी आत्मानंद जयंती के मौके पर पाटन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा सीएम भूपेश ने 921 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। यहाँ करीब 280 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 461 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद के नाम से 701 अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत की। वहीं अब आत्मानंद कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। हमें परंपरागत ज्ञान है, गांव के ज्ञान है, छत्तीसगढ़ के ज्ञान है, तो हमारी भाषा हमारी बोली में, और वो जब तक के भाषा ले जानी तब तक हमारे छत्तीसगढ़ के ज्ञान है तेरे लेकर ले नहीं सका। लेकर देती एक दिन छत्तीसगढ़ी की क्लास लगी, तो छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और अंग्रेजी सबों के ज्ञान लड़का में होना चाहिए, ताकि कोई भी क्षेत्र में लड़का में विकास कर सका है। भोपाल में आज से सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। बढ़ते सड़क हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की थी और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए थे, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले दम तोड़ता दिखाई दे रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर पीएचक्यू ने दोपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट अनिवार्य किया, लेकिन न तो लोग हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहे और न ही पुलिस के अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। रायगढ़ और जांजगीर के कॉलेजों में अभी भी 9,000 सीटें खाली हैं। ये हाल तब है जब कॉलेजों में दाखिले की डेट 4 बार बढ़ाई गई। निजी कॉलेजों में सबसे ज्यादा 7,000 सीट खाली हैं। जानकारों का कहना है कि निजी कॉलेज मनचाही फीस वसूल रहा है, जिसकी वजह से इस साल स्टूडेंट्स का रुझान निजी कॉलेजों में कम हुआ। बड़े सरकारी कॉलेजों की जहां तकरीबन सभी सीटें फुल है। छात्र संगठन कॉलेजों की मनमानी को लेकर सवाल उठा रहा। एनएसयूआई का कहना है कि कॉलेजों के फीस नियंत्रण को लेकर जल्द उनका संगठन यूनिवर्सिटी से मुलाकात करेगा। वहीं नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि अभी तक फीस को लेकर शिकायतें नहीं आई। शिकायतें आएंगी तो इसकी जांच की जाएगी। देखिए, कमेटी का तो गठन हो चुका है, लेकिन उस पर नियंत्रण और दबाव नहीं है। इसको लेकर आगे एनएसयूआई भी आगे आकर इस पर पहल करेगी और जो फीस को निर्धारित कर सही फीस जो है उसको लेने के लिए अपनी मांग रखेगी। हमारे पास बहुत ही सक्रिय और तेज तर्रार उच्च शिक्षा मंत्री हैं माननीय उमेश पटेल जी, और मैं समझता हूं कि छात्रों की जो हर समस्या है उनके नज़र में होती है। बाकी हम एनएसयूआई की तरफ से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करवाएंगे कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अगर वो लोग फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 6 जनवरी 2023 तक होगी। भौरा चलाते, बाटी और पिट्ठल खेलते सीएम भूपेश बघेल का ये ठेठ अंदाज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरुआत के अवसर का है। कबड्डी और फुगड़ी खेल के लिए रेफरी बनकर सीटी भी बजाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गेड़ी दौड़, कबड्डी और खो खो जैसे 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की ये स्पर्धा गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 स्तरों पर होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मैदान क्लब स्तर पर शुरू होगी। इसके बाद जोन स्तर, विकास खंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और फिर अंत में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं
आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इस आयोजन से ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचेगा। ये प्रतियोगिता 6 जनवरी 2023 तक चलेंगी। चलिए 6 तस्वीरें भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आज से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आगाज हो चुका है। प्रदेश भर में ओलंपिक की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सीटी बजाकर कबड्डी और फुगड़ी खेल की शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने भौरा चलाकर और बाटी खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री पेट्रोल खेल में भी हाथ आजमाते दिखाई दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। पारंपरिक खेलों की यह प्रतियोगिता गांव से लेकर राज्य स्तर पर होगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत राज्य युवा मितान क्लब स्तर पर शुरू होगी। इसके बाद जोन स्तर, फिर विकासखंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिता आज से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2021 तक होगी। गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। बढ़ते आगे, गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में आकर्षि कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता। आकर्षि ने वुमेन सिंगल बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में मालविका बंसोड़ को मात दी। फाइनल में हार की वजह से मालविका को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इन दोनों ही खिलाड़ियों का संबंध छत्तीसगढ़ से। आकर्षि कश्यप दुर्ग की रहने वाली है और शुरुआती ट्रेनिंग उन्होंने संजय मिश्रा से प्राप्त की। वहीं मालविका महाराष्ट्र की रहने वाली है, लेकिन पिछले 6 सालों से वह रायपुर में संजय मिश्रा से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ी की उपलब्धि को लेकर बैडमिंटन कोच संजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी तब होगी जब यह दोनों खिलाड़ी रायपुर, भिलाई या छत्तीसगढ़ के बजाय भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे लगातार बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब ये दोनों इंटरनेशनल टाइटल्स जब जीत के आएंगे, तो वो उस समय छत्तीसगढ़ या भिलाई या रायपुर की बात नहीं होगी। उस समय फिर इंडिया के लिए गौरव की बात होगी। बस्तर में विजयदशमी के अवसर पर 200 वर्ष पुरानी कालबान बंदूक की पूजा की गई। माना जाता है कि मेघावती पासकन की राजकुमारी ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को यह बंदूक भेंट की थी। तब से यह बंदूक मां दंतेश्वरी के मंदिर में रखी हुई है। विजयदशमी के अवसर पर इसे मंदिर से बाहर निकाला गया और इसकी पूजा की गई। ये बंदूक करीब 8 फीट लंबी और 20 किलो से ज्यादा वजनी है। कालबान बंदूक को बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म भीतर रहनी और बाहर रहनी रस्म के लिए मंदिर से पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है और बाकायदा इसकी पूजा पाठ की जाती है। बस्तर राज परिवार की इस खास शस्त्र की पूजा के साथ साथ राजमहल में मौजूद अश्वों की पूजा की जाती है। इस परंपरा को रियासत काल से ही निभाया जा रहा है। वही कालबान की कहानी है कि जब स्टेट जमाने में राजा महाराजा लोग उसको लेके शिकार करने जाते थे, उस जमाने में वो रानी लोग भी जाते, राजा लोग भी जाते थे शिकार करने में। उस जमाने का वो बना हुआ कालबान बंदूक है जो आज देवी के रूप उसको पूजा किया जाता है। आज विजयदशमी के दिन है, उसको माई जी के दंतेवाड़ा माई जी के छत्र के साथ वहाँ रखा जाता है और उसी के साथ उसको परिक्रमा किया जाता है। मैं यहाँ कालबान पुजारी हूँ, जो राजे घराने से बंदूक मेरे सौंपा गया है। मेरे पूर्वजों से ये चलता आ रहा है, मैं इसको करते आ रहा हूँ। और तो जो ये बंदूक है जो दिया गया है, इसको मैं माई जी के छत्र के साथ चलते आता हूँ। श्री बढ़ते हैं कि देश के सबसे स्वच्छ शहर अब खानपान और शुद्धता में भी नंबर 1 आने की तैयारी में। शहर इसके लिए पहले भी ईट राइट प्रतियोगिता में पहले पायदान पर रहा, लेकिन इस बार के पैरामीटर पहले के मुकाबले ज्यादा कड़े हैं। दरअसल इस बार 197 शहर इंदौर के साथ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस बार पैरामीटर भी बदले हैं। ईट राइट चैलेंज 2 की प्रतियोगिता में पूजा स्थल या मंदिर परिसर को साफ सुथरा रखने कहा गया। यहाँ के प्रसाद को शुद्ध तरीके से बनाने के लिए भोग प्रमाण पत्र मिलेगा। वही मापदंड के तहत हर जिले को अपने यहाँ पंजीकृत खाद्य निर्माताओं में से 70% का FSSAI में सालाना रिटर्न भरवाना है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री की जांच के लिए 5 अभियान चलाना है। इसमें हाई रिस्क खाद्य पदार्थों के 31 नमूने लेने शामिल है। खास बात यह कि कैंपस श्रेणी में IIM BSF महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और CGSITS की कैंटीन और मेस को स्वच्छ परिसर के रूप में सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके लिए 31 अक्टूबर तक परीक्षण का काम शुरू होगा और दिसंबर में परिणाम घोषित किए जाएंगे। 197 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, सो वो सब वापस से पार्टिसिपेट करेंगे। और
डेडलाइन तो उसकी 30th सितंबर थी, बट नाउ इट इज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30th अक्टूबर। सो 30th अक्टूबर तक का ईट राइट चैलेंज 2 का समय है, जिसके अंदर सारे इनिशिएटिव्स पे वर्क करना है। देश में मानसून लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से खत्म हो सकता है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर तक मानसून खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सिस्टम के सक्रिय होने से मानसून एक्टिविटी दिखाई दे रहा है और 13 अक्टूबर तक लगातार हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश की वजह से दलहन तिलहन की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। सोयाबीन की फसल को पक गई है, उस पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। 17 जिलों में से तीर्थ यात्री ट्रेन से कामाख्या, रामेश्वरम, अयोध्या, वाराणसी, तिरुपति और पुरी के लिए रवाना हुए। सभी यात्री 11 अक्टूबर को तीर्थ से लौटेंगे। सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी सितंबर 2023 तक 1,40,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य तय किया गया। इधर यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वोट के लिए ऐसी योजनाएं लाती है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी लुभाने की सब चीजें करती है, लेकिन ठोस जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है। घोषणाएं सुन लीजिए, आश्वासन सुन लीजिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती। ये हमारी पुरानी योजना है, लगातार लंबे समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं करती, वो सेवा को और विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। उसी का परिणाम है कि बाकी के दल सिमटते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही है। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।